वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है सड़क सुरक्षा शिक्षा। जी हां, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे 4 नंबर फिक्स होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और बहुत इजी है। बहुत ही कम प्रश्न है आपके यहां पर सॉल्व करने के लिए। अगर हम हमारी बुक को उठाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं जो बुक में हैं। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन हम देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जी हां, बहुत इजी है, सिंपल है। आप आसानी से इस वीडियो को देखकर अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लीजिए, सड़क सुरक्षा शिक्षा। जी हां, सड़क सुरक्षा की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके सिलेबस में ये चैप्टर ऐड किया है। जी हां, आपको सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारियां होनी चाहिए और इन्हीं से संबंधित आपसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट में आपके ये टॉपिक ऐड है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे यहां पूछा जाता है कि पीयूसी क्या होता है। पीयूसी मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पीयूसी, पी से मतलब पॉल्यूशन, यू से अंडर कंट्रोल और सी से सर्टिफिकेट। जी हां, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, यह आपका हिंदी में जवाब हुआ। यह प्रश्न आपके 1 नंबर का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात हमसे की जाती है कि ये एलपीजी क्या है, सीएनजी क्या है। जी हां, एलपीजी और सीएनजी दोनों ही गैस हैं और ये दोनों हैं हमारे वाहनों के ईंधन। पेट्रोल और डीजल की तरह ये गैस भी हमारे ईंधन के रूप में वाहनों में यूज की जाती है और इनके यूज करने से प्रदूषण हो जाता है कम, इसलिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है और इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बताइए एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी। एलपीजी सिलेंडर आप घर में यूज करते हैं ना। जी हां, वही एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जी हां, द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस 1 नंबर का प्रश्न आपका, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिंदी में भी आ सकता है, अंग्रेजी में भी आ सकता है, दोनों में याद रखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जी हां, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और अगर हिंदी में हम कहें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 1 नंबर का सीधा प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातें दिख रही है लेकिन 1 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में देके जाएंगी। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सीसीटीवी कैमरा। हाँ, सीसीटीवी कैमरे को लेकर तो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वही सीसीटीवी। इस सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या है आप जानते हैं? ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो आजकल घरों में, ऑफिसों में, सब जगह यूज की जाती है। जी हां, रोड पर भी सीसीटीवी कैमरा यूज किए जाते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है, यह प्रश्न आपके 2 नंबर का भी आ सकता है कि क्या सीसीटीवी कैमरा सड़क सुरक्षा को लेकर या सड़क सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या है। जी हां, सीसीटीवी की फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी, टीवी का मतलब तो टेलीविजन आप जानते हैं और सीसी का मतलब हो गया क्लोज्ड सर्किट, हिंदी में भी यही कहेंगे। जी हां, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन आपकी सीसीटीवी की फुल फॉर्म है और ये फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो आपके 1 नंबर का सीधा प्रश्न है। और एक और प्रश्न है 1 नंबर का, क्या 19, 20, 21 की काउंटिंग में कितना समय लगता है अगर लयबद्ध काउंट किया जाए तो? जी हां, 1 सेकंड। 1 सेकंड आपका आंसर होगा। यह प्रश्न भी आपकी बुक में है और यह आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, 1 नंबर के प्रश्न तो आपने खूब देख लिए। अब हम आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न आपके सड़क सुरक्षा में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, इनको लेकर हम हमारा पहला प्रश्न लेते हैं कि ए और बी 2 स्थान हैं। 2 स्थान है ए और बी। ए से बी की दूरी है 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर। तो ए से बी की दूरी 150 किलोमीटर है। एक कार समान चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ए से रवाना होकर बी तक पहुंचती है 2.5 घंटे में। जी हां, 2 घंटे 30 मिनट में ए स्थान से रवाना होकर बी स्थान तक पहुंच जाती है बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए। आपको अब यह कहा गया है कि यदि किसी दिन भारी ट्रैफिक है, क्या है? भारी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से ए और बी स्थान के बीच में कुल सिग्नल आते हैं 10 और प्रत्येक सिग्नल पर कार को
पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुकना पड़ता है, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट रुकना पड़ता है, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट रुकना पड़ता है। इस तरह से 10वें सिग्नल पर 10 मिनट कार को रुकना पड़ता है। तो जब कार बिना रुके किसी सिग्नल पर 2.5 घंटे में ए से बी स्थान पर पहुंच जाती है, तो आप ये बताइए कि जिस दिन भारी यातायात है, आप यहां से रवाना हो रहे हैं ए स्थान से बी स्थान के लिए और हर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको रुकना पड़ता है, तो बताइए आप कितने समय में ए से बी स्थान पर पहुंच जाएंगे। सवाल आपके समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से समझा दिया है। सवाल ये आपको दिख रहा है, यही है। चलिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन कि किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ए और बी स्थान है, जी हाँ। ए से बी की दूरी को हम सबसे पहले लिख देते हैं। ए से बी की दूरी कितनी है, देखिए मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अगर चाहें तो इसे डिटेल से लिख सकते हैं। स्थान ए से लिख दीजिए, ये लीजिए, इतना तो मैं भी लिख देता हूं। स्थान ए से बी की दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर। कार की चाल भी लिख दें तो कार की चाल, ये लीजिए, ये भी मैं लिख देता हूं। कार की चाल हमें दी गई है जो कि एक समान है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें यह भी बताया गया है कि ए से बी तक बिना किसी सिग्नल पे रुके हुए 2.5 घंटे में पहुंचा जा रहा है। तो लीजिए, ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, ए से बी तक पहुंचने में लगा समय मैं लिख देता हूं यहां पर। पहुंचने में लगा समय कितना दिया गया है हमें, 2.5 घंटे। तो मैं लिख दूं 2 घंटे 30 मिनट, यही होगा ना, बिल्कुल। हम 2.5 घंटे को 2 घंटे 30 मिनट लिखेंगे। तो क्लियर हुआ कि जब ए से बी तक पहुंचने में, लेकिन ये चीज कैसे है, बिना रुके। बिना रुके यानी कि कोई भी सिग्नल रेड नहीं है, बिना रुके। बिना रुके ए से बी तक जब सारे सिग्नल ग्रीन है तो 2.5 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है। अब हमें कहा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल पर अगर रुकते हैं तो पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे पर 2 मिनट, तीसरे पर 3 मिनट और 10वें पर 10 मिनट लगते हैं। तो चलिए इस चीज को लिखते हैं। तो डिटेल से लिखने के बजाय हम यहाँ सीधा सा एक शब्द यूज में लेते हैं, प्रश्नानुसार। जी हाँ, बहुत अच्छा शब्द है ये। प्रश्नानुसार लिखा नहीं और डिटेल में सब चीज समझ में आ जाएगी अगले के कि आप क्या लिखना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रश्न ने कहा उसके अनुसार। पहले सिग्नल पर हम 1 मिनट रुकते हैं, दूसरे पर 2 मिनट रुकते हैं, तीसरे पर 3 मिनट रुकते हैं और इस तरह से 10वें पर 10 मिनट रुकते हैं। तो ये जो आपकी एक श्रेणी बन रही है, ये आपकी एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो हम क्या कहेंगे कि यह एक एपी है। जानते हैं आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए समांतर श्रेणी को हम एपी लिख देते हैं, ये बात आपको पता है। तो यह एक एपी है। तो फिर यहां क्या हुआ कि यहां जो ए होगा वो प्रथम पद होता है, 1 हुआ। जो एन है वो कुल सिग्नल 10 है, यानी कुल 10 पद हमारे पास है, तो एन की वैल्यू हो गई 10। और यहां एल का मान भी हमें दिया हुआ है 10 ही है, एल का मान भी 10 ही है। हालांकि डी भी दिया हुआ है, लेकिन मैं डी लिख नहीं रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं आपको अभी बताता हूं। हमें क्या करना है कि इन ट्रैफिक सिग्नलों पर रुकने में कुल समय कितना लगा वो पता करना है। तो पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, तो 10 सिग्नलों पर जो समय लगा उसे जोड़ना है। और ये समय ही तो लिखा हुआ है, इन सब का योग चाहिए, यानी कि इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग। जी हां, n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमें l दिया होता है तो फॉर्मूला a प्लस एल भी होता है और ये इजी होता है, इसलिए हम यहां इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो लीजिए एस एन यानी कि 10 पदों का योग, तो मैंने 10 लिख दिया n की जगह, तो ये n की जगह में यहां भी 10 लिख दूंगा और ये बटे में 2 है। और a की वैल्यू क्या मिली है आपको यहां पर, प्रथम पद 1 और l की वैल्यू कितनी है 10, ये लीजिए। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो S10 बराबर हमें मिलता है 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 5, और 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि 11 पंजे 55। जी हां, ये 55 मिनट आपका वो समय है जो इन 10 सिग्नलों पर रुकने में खर्च होता है, यानी जो समय रुकने में लगता है। तो अब आप ए से बी तक पहुंचने का कुल समय बता सकते हैं यदि आपको हर सिग्नल पर रुकना पड़े तो। जी हां, तो कुल समय हमारा ये होगा, स्थान ए से स्थान बी तक जाने में लगा कुल समय, लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा, मैं शॉर्ट में चलता हूं। स्थान ए से स्थान बी तक जाने में लगा कुल समय बराबर 2 घंटे 30 मिनट, यानी बिना रुके जो समय लगा उसमें हम ऐड कर देंगे सिग्नलों पर रुकने का समय। ये लीजिए 55 मिनट,
जब हम इनको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 घंटे 30 मिनट और ये 55 मिनट। तो हम पहले मिनट में मिनट जोड़ते हैं, कॉमन सेंस लगाइए ना, डायरेक्ट कहां जाते हैं। 30 और 55 को जोड़ता हूं तो कितने आते हैं, 85 मिनट। आप जानते हैं 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट का 1 घंटा इस 2 घंटे में मिलकर तो हो गए 3 घंटे। क्लियर है। अब 85 में से अगर आपके 60 निकल गए तो कितने बचे, 25 मिनट। यानी आपका कुल समय हो गया 3 घंटे 25 मिनट। ये हमारा आंसर है कि कार को ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हुए ए से बी स्थान तक पहुंचने में लगा कुल समय 3 घंटे 25 मिनट है। तो हो गया ना, देखो सवाल आसान, बिल्कुल बहुत आसान है ये सवाल। और इसी सवाल को बेस बनाकर, यानी इसी के आधार पर एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्या था वो सवाल, देखिए वो सवाल क्या था। सवाल ये था कि स्थान ए से बी की दूरी 175 किलोमीटर। मैं यहीं चेंज कर दूं, देखिए इसकी जगह आपका आ गया 175 किलोमीटर और कार की रफ्तार थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यह समय नहीं दिया गया था, आपको यह समय नहीं दिया कि कार ए से लेकर बी स्थान तक बिना रुके कितने समय में पहुंचती है। आपको यह कहा गया कि 10 सिग्नल हैं। पहले सिग्नल पर यदि भारी यातायात के कारण गाड़ी रुकती है, कार रुकती है, तो पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 3 मिनट। तो लीजिए मैं इसे चेंज कर देता हूं और दूसरे सिग्नल पर 3 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 5 मिनट और इस तरह से 10वें सिग्नल पर कार को 19 मिनट लगते हैं। तो आपको यह बताना था कि अगर भारी यातायात है तो कार ए स्थान से बी स्थान तक कितने समय में पहुंचेगी। मतलब हर सिग्नल पर कार रुककर अगर जाती है तो वो कितने समय में पहुंचेगी। आपके ये तो समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न कुछ ऐसा ही है। ये चीज हमें दी नहीं गई है तो ये हम खुद निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे अभी बताता हूं। सबसे पहले हम इसी को आगे लेकर चलते हैं और इसी में समझते हैं कि जब सिग्नलों पर रुक रहे हैं तो सिग्नल पर रुकने का समय तो निकाल लें। जी हां, यहां आपकी एपी बन रही है तो वहां भी हम यही लिखेंगे कि यह एक एपी है। ए का मान यहां भी एक ही है, एन का मान 10 ही है, लेकिन एल का मान कितना है, 19। जी हां, केवल ये चेंज हुआ है। अब n/2 a प्लस एल फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, केवल वैल्यू चेंज होगी। ये 10/2 और ये एक ही है और यहां वैल्यू हो जाएगी कितनी, 19। सिर्फ ये वैल्यू चेंज हुई है। और जब यहां सॉल्व करेंगे तो 10 को 2 से कट करने पर हमें मिलेगा 5 और ये 19 और ये कितना हो जाएगा, 20। जी हां, और 20 पंजे 100। हमारा आंसर होगा 100 मिनट। यानी उस कंडीशन में हमारे सिग्नल्स पर रुकने का जो समय है वो होगा 100 मिनट। तो 100 मिनट हमें सिग्नल पर रुकने का समय लगा। अब ये चीज हमारे पास नहीं है अभी, क्योंकि ये समय हमारे पास नहीं है, तो ये हम अभी पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इसे कर देता हूं इरेज और हम पहले ये देखते हैं कि यदि किसी सिग्नल पर नहीं रुके, यानी बिना रुके सारे सिग्नल क्रॉस किए जा रहे हैं, सारे सिग्नलों में ग्रीन मिलते हैं, तो हम कितने समय में पहुंचेंगे। आपको समय और दूरी और चाल, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से ध्यान होगी। तो देखिए बिना रुके ए से बी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। हम समय निकालते हैं, समय दूरी और चाल से क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। जी हां, दूरी बटा चाल। हमारे पास दूरी भी है और चाल भी है। दूरी कितनी है, 175 और चाल कितनी है, 70। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। आपको सॉल्व करने पर क्या मिलता है, देखिए 0 को मैं एज इट इज रखता हूं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14। कितना बचा, 14 के बाद 3, 35, 7 पंजे 35 और पूरा पूरा भाग गया तो ये 10 बचा, यानी कि पॉइंट लग जाएगा 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे। हम कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। जी हां, 2 घंटे 30 मिनट हमें यहां पर लगेंगे। वही चीज आ गई। जी हां, आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपके पास बिना रुके समय आ गया और सिग्नलों पर रुकने का समय आ गया, तो अब आप उसी तरीके से आपका टोटल समय निकाल सकते हैं। तो ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, फिर से आप स्वयं लिख लीजिएगा, लिख लेंगे ना, ठीक है। ए से बी तक पहुंचने में लगा समय वही 2 घंटे 30 मिनट में हम जोड़ेंगे, 2 घंटे 30 मिनट और इसमें हम जोड़ देंगे 100 मिनट, क्योंकि यहां में कितना समय लगा है, 100 मिनट। अब देखिए आप 100 मिनट जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 घंटे 30 मिनट और 100 मिनट को आप चाहें तो यहां पर घंटे में चेंज कर सकते हैं। 100 मिनट में आपका क्या होगा, 1 घंटा 40 मिनट। तो आप इसको यहां चेंज करके यहां लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 100 करके करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, 1 घंटा 40 मिनट करके करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। ये लीजिए मैं इसी प्रकार से कर देता हूं ताकि आपको सब रूपता नजर आए।
अब 1 घंटा 40 मिनट और 2 घंटे 30 मिनट को जोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मिनट को जोड़ता हूं, ये 30 मिनट है, ये 40 मिनट है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 40 और 30 तो 70 होते हैं। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा तो इन घंटों में ऐड हो जाएगा। जो 1 घंटा और 2 घंटे 3 घंटे, तो 3 घंटे में वो 1 घंटा और ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 4 घंटे। अब 4 घंटे के बाद मिनट कितने बचे? 30 और 40 70, 70 में से 60 गए तो 10 मिनट। वेरी सिंपल, 4 घंटे 10 मिनट का समय हमें ए स्थान से बी स्थान तक पहुंचने में लगेगा। जी हाँ, ये था आपके बोर्ड का प्रश्न। देखा ना, कहीं कुछ अलग नहीं था, केवल जरा सा इस सवाल को घुमाया और बोर्ड के लिए प्रश्न बन गया। अब ऐसा ही हो सकता है कि इन सवालों को थोड़ा और घुमा के आपके बोर्ड में कोई दूसरा प्रश्न आ जाए, तो आप कर सकते हैं ना? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आप हल कर लेंगे। अब हम लेते हैं सीसीटीवी कैमरे से संबंधित जो प्रश्न है, यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो प्रश्न आपकी बुक में है और जो बोर्ड में पूछे गए उनको। लीजिए आपका प्रश्न क्या कहता है। देखिए सीसीटीवी आ गया है, इसलिए ध्यान रहे आप कैमरे की नजर में है। एक पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, तो ये लीजिए हम लेते हैं एक पोल, ये एक पोल ले लिया, इस पोल पर यहां सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। मान लीजिए ये ए बी हमारा पोल है, और इस पोल से, इस शीर्ष से यानी कि सीसीटीवी कैमरे से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक शब्द आपको पकड़ना होगा, आगे। जी हां, इस 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा से आगे का यातायात देखा जा सकता है, मतलब यहां का यातायात नहीं देखा जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को इससे मिला देंगे, और क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि खंबा ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होगा, पोल जो है आपका वो ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होगा, और पोल की लंबाई आपको दी हुई है 12 मीटर। अगर ये 12 मीटर का पोल है और 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात दिखाई देता है, तो प्रश्न आपसे पहला क्या पूछा गया है? पोल के पाद से, यानी कि इस पोल के पांव से जहां तक यानी जिस दूरी के आगे यातायात देखा जा सकता है वो दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए इस बिंदु को हम ले लेते हैं सी। अब इस बिंदु को सी लेते हैं, तो हमें AC ज्ञात करना है। और यहां पर एक चीज क्लियर है कि जब भी पोल खड़ा होता है, आपने ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नावली की है, और कोई भी ऊर्ध्वाधर चीज है तो वो आपके क्षैतिज या धरातल से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें यहाँ पर जो ABC त्रिभुज दिख रहा है वो एक समकोण त्रिभुज है, और इस तरह के सभी प्रश्नों में ये अंडरस्टूड चीज है कि वो जो त्रिभुज बन रहा है वो एक समकोण त्रिभुज ही होगा। तो इस चीज को हम यहाँ ले सकते हैं। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो हल हमारा शुरू होता है यहां से। क्या कहेंगे सबसे पहले कि AB पोल है, पोल की लंबाई कितनी है? AB। तो ये लीजिए हम लिख देते हैं, पोल की लंबाई जो कितनी है? AB बराबर कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, ये हमने पोल की लंबाई को लिख दिया। अब साथ में दूर दृष्टि रेखा, यानी जिसके आगे दिखाई दे रहा है दृष्टि रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि BC बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 13 मीटर। आपको निकालना है AC की लंबाई, यानी वह दूरी पोल के पाद से वो दूरी जिसके आगे यातायात देखा जा सकता है। तो यहां हम लिखेंगे कि यहां त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जी हां, हर प्रश्न में यह आपका आएगा, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज किया करते हैं समकोण त्रिभुज में, याद होगा आपको। लीजिए, याद नहीं है तो इस बात को याद रखिए कि जब भी समकोण त्रिभुज आता है, दो दूरियां आपको पता है, तो तीसरी दूरी ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यह होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को यूज कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है? ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण की वैल्यू आपको पता है, लंब की वैल्यू पता है, आपको आधार निकालना है। तो जब मुझे आधार निकालना है तो लंब को इधर भेज दूं, यानी कि k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर। यानी आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग माइनस लंब के वर्ग के बराबर होगा। तो मैं यहां सीधा इस चीज को लिखता हूं, मुझे निकालना है AC का स्क्वायर। तो ये लीजिए, AC स्क्वायर बराबर होगा क्या? कर्ण का स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम सीधा लिखेंगे, ये बात केवल हमारे समझने के लिए है। क्लियर? तो चलिए अब आप यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। AC स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है? 13। 13 का वर्ग
माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है 12 का वर्ग। और जब मुझे AC का मान निकालना है तो आपको पता है वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 13 का वर्ग क्या होगा 169 और 12 का वर्ग कितना होगा 144। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है 25, यानी AC बराबर √25। तो फिर AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। जी हाँ, आपका पहला जवाब आ चुका है कि ये AC यानी पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे यातायात दिखाई देगा वो दूरी कितनी है 5 मीटर। तो जब पहला आंसर आ गया तो अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पोल के चारों ओर का अदर्शनीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अदर्शनीय मतलब जो हमें यानी जहां हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब जहां से कैमरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो अदर्शनीय क्षेत्र कौन सा होगा। आप देखिए ये है पोल और इस क्षेत्र में कुछ देखा नहीं जा सकता, तो अगर कैमरा चारों तरफ भी घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा, यानी एक वृत्ताकार क्षेत्र होगा जो कि अदर्शनीय क्षेत्र होगा। अब हमसे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कहेंगे अदर्शनीय क्षेत्र, अदर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। ये क्षेत्रफल वृत्ताकार है इसलिए होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में थोड़ा इधर किसका भी लिख देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होगी और आर की वैल्यू, आर तो इस वृत्त की त्रिज्या AC है और AC की वैल्यू 5 है, तो यहां आप 5 लिख दीजिए। 5 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 22 × 25/7 और इसे सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिए और अपना आंसर यहां लिख दीजिए। आपका आंसर आता है 78.56। जी हाँ, मैंने ये डायरेक्ट निकाल दिया है, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मुझे समय बचाना है वरना हमारा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको आती है, आप कैलकुलेट करके 22 को 25 से गुणा करके 7 का भाग दे दीजिए, 78.56 आपके आ जाएंगे। तो ये है मीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। तो हमारा ये सवाल हो गया। जी हाँ, अब इसी तरह का एक प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है मैं आपको यहीं क्लियर करता हूं। प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये लंबाई बदल देता है वो आपकी। वो प्रश्न ये कहता है कि आपकी जो पोल की लंबाई है वो 8 मीटर है, आपका जो ये दूर दृष्टि रेखा की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, और साथ में ये कहता है, क्या कहता है कि एक पोल AB, एक पोल जो 8 मीटर ऊंचा है उसके शीर्ष से 15 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पहले प्रश्न में यह था कि शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात दिखाई देता है, लेकिन अब ये जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष से 15 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात दिखाई देता है। इस तक को पकड़िए। जी हां, यानी आपको सिर्फ इस एरिया में यातायात दिखाई देता है इस कैमरे से, यानी कैमरे की सेटिंग इस प्रकार से की गई है कि केवल वो इसके आसपास के यातायात को ही देखता है, इसके आगे का यातायात दिखाई नहीं देता है। और प्रश्न आपसे पूछा गया है दर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दर्शनीय क्षेत्र कौन सा हुआ, यहां हमारे सवाल में जो अदर्शनीय था, अब इस सवाल में वो दर्शनीय क्षेत्र है, यानी आपको यही क्षेत्र फाइंड करना है। तो वहां क्या करना होगा, बिल्कुल 8 और 15 की तरह ही आपको AC ज्ञात करनी होगी, और AC ज्ञात करके आपका जो ये अदर्शनीय था वो वहां क्या हो जाएगा दर्शनीय। तो दर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप स्वयं कीजिएगा और उसका आंसर भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF की आवश्यकता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन। अब मैं जो सवाल लेने वाला हूं उससे पहले आपको 2 बातें बताना भूल गया। देखिए बहुत जरूरी दोनों बातें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न वो दोनों बातें भी आपको देकर जाएंगी। दोनों बातें क्या है, रुकने की दूरी। काहे को रुकने की दूरी, देखिए जब भी हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं हमारी गाड़ी को लेकर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवरोध आ जाता है। अवरोध मतलब रुकावट आ जाती है, कहीं से कोई बीच में आ गया तो हमें अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाने होते हैं। तो ये ब्रेक लगाने की जो प्रक्रिया है वो तो है हमारी ये प्रतिक्रिया। जैसे ही कोई चीज हमारे सामने आई तो हमें उसके प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया करनी होती है, तो हम प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूर चलकर गाड़ी रुक जाएगी। तो देखिए यहां एक प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि रुकने की दूरी बराबर होती है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध की दूरी। जी हां, यह सूत्र है, आपके एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है। तो रुकने की दूरी बराबर है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। याद रखिएगा,
आपको इन तीनों दूरियों में से कोई दो चीज देकर तीसरी चीज पूछी जा सकती है और आप उसका जवाब दे पाएंगे यदि आपको सूत्र पता होगा तो रुकने की दूरी बराबर होती है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। एक चीज और, पीछा करने की दूरी क्या होती है? पीछा करने की दूरी होती है रुकने की दूरी बटा प्रतिक्रिया दूरी। जी हां, रुकने की दूरी बटा प्रतिक्रिया दूरी, यानी रुकने की दूरी में आप प्रतिक्रिया दूरी का भाग देंगे तो आपको पीछा करने की दूरी मिल जाएगी। जी हां, पीछा करने की दूरी रुकने की दूरी में प्रतिक्रिया दूरी का अगर आप भाग देते हैं तो आपको मिल जाती है। इन दोनों प्रश्नों को बताना मैं पहले भूल गया क्योंकि एक नंबर के ये दोनों प्रश्न है, मुझे साथ ही बता देना चाहिए था, बट डोंट वरी, आप और हम साथ साथ हैं तो अभी बताया तो कोई दिक्कत नहीं, लेट हुए लेकिन बता दिया। चलिए अब इस पर बेस्ड सवाल है, क्योंकि सवाल आते ही मुझे ये याद आया। लीजिए वो सवाल क्या कहता है। वो सवाल ये कहता है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। क्या हुआ साहब? एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि रुकने की दूरी 40 मीटर हो और मंदन की दर 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो अवरोध तक पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कार की चाल दी गई है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कार की चाल कितनी दी गई है। तो कार की चाल है हमारे पास बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस सवाल की डिमांड है। तो जब भी आप चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 50 को 5/18 से गुणा करते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर ये क्या रटना पड़ेगा क्या हमें? ये लीजिए मीटर प्रति सेकंड। जी हां, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। लीजिए मैं आपको बता देता हूं, ये है 50 किलोमीटर, तो किलोमीटर और घंटा, यानी किलोमीटर को तो मैं मीटर में चेंज करना चाहता हूं, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा? गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा? किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा करना होगा। अब मैं आवर से यानी कि घंटे को किस में चेंज करना चाहता हूं? सेकंड में। तो घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 से गुणा। ये लीजिए, एक घंटे को अगर मैं 60 से गुणा करूंगा तो वो बदल जाएगा मिनट में, और जब मिनट को मैं फिर से 60 से गुणा करूंगा तो वो बदल जाएगा सेकंड में। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 50 को एज इट इज रहने दीजिए, और जब आप इनको कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5/18। क्यों? क्योंकि 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 6 तिया 18, ये 5/18। तो शॉर्ट में आप ये याद रख सकते हैं, रटने वाली कोई बात नहीं है, कि जब भी आपको किलोमीटर घंटा को यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसलिए हमने ये काम किया। तो कर ले, अब तो अनुमति है। लीजिए, अब हमने ये देखा कि किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। अब इसे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। बताइए क्या होगा? 5 25, तो 250/18, और जब इसे आगे सॉल्व करूंगा तो कट होने पर क्या आएगा? 125/9 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद हम लिखते हैं रुकने की दूरी, क्योंकि ये भी मैं दिया गया है तो उसको भी हम लिख लेते हैं। लीजिए, हम लिखते हैं रुकने की दूरी। अब ये रुकने की दूरी कितनी दी गई है? देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है रुकने की दूरी। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां जो ये चाल है उसे हम यू कहेंगे। क्यों कहेंगे मैं आपको अभी स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन अभी लिख रहा हूं। और ये दूरी होती है उसे एस से प्रदर्शित करते हैं हम। क्यों करते हैं ये भी अभी स्पष्ट करते हैं। दूरी हमें कितनी दी हुई है? 40 मीटर। जी हां, आपको रुकने की दूरी 40 मीटर सवाल में दी है, हमने एज इट इज लिख दी। अब इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है? इसके अलावा हमें दिया है मंदन की दर। क्या है ये मंदन की दर? देखिए, जब भी कोई गाड़ी या अवरोध आपके आगे आ गया तो आप गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड कम 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 और कम होती है। तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, इसी को कहते हैं मंदन, यानी कि गाड़ी की गति कम हो रही है, चाल कम हो रही है, वेग कम हो रहा है, तो इसी को कहेंगे हम मंदन। तो लीजिए, हम लिखते हैं मंदन की दर। आपको मंदन की दर दी हुई है। अब ये मंदन की दर क्या होती है? ये ए होती है। देखिए, ए को प्रदर्शित करते हैं हम त्वरण के लिए। त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये त्वरण, ये एस, ये यू सब आपको विज्ञान में मिलेगा, और विज्ञान में कैसे मिलेगा मैं आपको अभी स्पष्ट करूंगा, देखते जाइए। तो मंदन की दर आपको दी हुई है 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के लिए ही हमने हमारी चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया है। तो देखिए, ये चीजें आपको दी हुई है, और साथ ही क्या पूछा है? पहुंचने का समय। यानी जैसे ही आपने गाड़ी के ब्रेक लगाए, गाड़ी धीरे 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 होती आपके अवरोध तक जाकर रुक जाएगी। तो
यहां से वहां तक जो पहुंचने में लगा समय है वो आपको ज्ञात करना है। तो वो हम लिखते हैं पहुंचने में लगा समय। तो पहुंचने में लगे समय को हम क्या लिखेंगे? टी। पहुंचने में लगा समय, और ये कितना है? टी। और ये तो आपको ज्ञात करना है, ये तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी हाँ, तो देखिए यहां पर हमें कुछ चीजें दी हुई है। अब ये सब चीजें हमने ऐसे क्यों लिखी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं गति की। जी हाँ, वेग की बात कर रहे हैं ना, तो गति के समीकरण को यूज लेना होगा। और आपने विज्ञान में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? गति का समीकरण। तो ये लीजिए, मैं लिख देता हूं गति के समीकरण से। तो गति के समीकरण से क्या कहता है? गति का समीकरण आपको याद होगा, याद कीजिए आप। अगर आपको याद आता है तो ठीक है, नहीं मैं बताता हूं। गति के समीकरण से हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जी हाँ, ये आपका गति का पहला समीकरण है। अब आप यहां देखिए v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है और t क्या होता है। ये गति का समीकरण है। तो इसमें v जो है वो तो है अंतिम वेग, u जो है वो प्रारंभिक वेग, a जो है वो त्वरण है और t जो है आपका टाइम है। प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में जो वेग है, अंतिम वेग जो लास्ट में वेग होगा। अब आप यहां देखिए, गाड़ी 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और हम रुकने की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा प्रारंभिक वेग, इसलिए हमने इस 50 किलोमीटर को लिखा u से। क्लियर है? अब आप आइए इधर, ये जो दूरी है 40 मीटर। जी हाँ, ये s है, इसका यहाँ कोई यूज सूत्र में है ही नहीं, तो इसको रहने दीजिए। दूरी को हम s से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जानते हैं। अब आपकी जो मंदन की दर है, मंदन की दर देखिए, त्वरण जो होता है वो a होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर। कब? जब वेग बढ़ता है, यानी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का वेग धीरे धीरे बढ़ता है, स्पीड जो है उसकी वो, तो उसे हम कहते हैं त्वरण। तो त्वरण धनात्मक होता है उस कंडीशन में, लेकिन हमारे यहाँ गाड़ी रुक रही है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। जी हाँ, इसलिए हम इस मंदन की दर को लिखेंगे माइनस में, क्योंकि अगर ये वेग बढ़ती हुई होती तो प्लस होती, और घटते हुए इसलिए माइनस में लिखी जाएगी। तो ये आप जरा सा याद रखिएगा। देख रहे हैं कि टी, तो साहब टी तो है टाइम जो पहुंचने में लगेगा समय, और ये वी क्या है? अंतिम वेग। जब गाड़ी आगे जाके रुक जाएगी तो अंत में वेग क्या होगा? 0। तो इसको हम लिख देते हैं अंतिम वेग। ये लीजिए अंतिम वेग v इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो लीजिए अब मान यहां हम रख देते हैं, v का मान 0 है, u का मान आपका कितना है? 125/9, और ये प्लस a का मान कितना है? माइनस का 4.4, और ये t। प्लस माइनस को गुणा करूंगा तो माइनस आएगा, ये लीजिए मैं कर देता हूं। तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस 4.4 t। अब मुझे इस t की वैल्यू निकालनी है, तो t को तो मैं ले आता हूं इधर, तो क्या हो जाएगा? 4.4t बराबर 125/9, और इस t का मान निकालना है तो 4.4 को इधर भेजूंगा, कहां जाएगा 4.4? 125/9 गुणा 4.4। आपको कैलकुलेशन आती है, इसे सॉल्व कीजिए, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.16 सेकेंड। जी हां, आपका पहुंचने का समय आ गया। लगभग 3.16 सेकंड में गाड़ी रुक जाएगी। तो ये था आपका सवाल, जो कि दिखने में कठिन है लेकिन करने में बहुत सरल है। और एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि आपकी बुक का सवाल है। बुक में गिने चुने 4-5 सवाल हैं, उसके अलावा कोई सवाल नहीं है। एक सवाल आपका बच रहा है ग्राफ से रिलेटेड, जिसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और उस ग्राफ को देखकर आपको सवाल पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे। आप उन्हें जवाब दे सकते हैं, आप उनका जवाब दे सकते हैं, तो वो आप स्वयं कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं वो सवाल भी आपको समझा दूंगा। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखी है, और इन सारे सवालों को अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। जी हाँ, आपकी जेब में आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, सवाल समझ में आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।